जैसा कि हम जानते हैं कि मिलिंग मशीन है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, फिक्स बेड टाइप और मैन्युफैक्चरिंग टाइप मिलिंग मशीन, प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, प्रोडक्शन मशीन, स्पेशल पर्पज़ मशीन। तो आज हम मिलिंग मशीन के टाइप कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के प्रकार, प्लेन या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है उसके विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेन या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, इसके मुख्य भागों को इस चित्र द्वारा 2D व्यू और 3D व्यू में दिखाया गया है। मिलिंग मशीन के प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं वो सभी कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन होती है उनमें समान ही होते हैं, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट प्रकार की कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन में मुख्य पार्ट तो समान ही होते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट होता है वो डिफरेंट मशीन में डिफरेंट होता है। तो इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? असेंशियली पार्ट जो हैं सभी कॉलम और नी टाइप मिलिंग मशीन में, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेस के बारे में। ये बेस, जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी मशीन्स होती है उन मशीन्स में जो बेस होता है वो जनरली कास्ट आयरन की हेवी कास्टिंग होती है। कास्ट आयरन होता है वो कंप्रेशन में मजबूत होता है, इसलिए मशीन के सभी भागों का वजन है वो बिना डैमेज हुए आसानी से सहन कर लेता है। साथ ही साथ इसमें वाइब्रेशन होते हैं मशीनिंग के दौरान। जब हम धातु कर्तन करते हैं तो कई प्रकार के बल हैं वो आते हैं, उन बलों के कारण जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की भी इसमें क्षमता होती है, इसलिए ये मोस्टली कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो आपका बेस है वो कास्ट आयरन की एक हेवी कास्टिंग होती है जो कि मशीन के बॉटम पे प्रोवाइड की जाती है। तो बेस है मशीन के बॉटम पे प्रोवाइड किया हुआ है। इसका बॉटम और टॉप दोनों को एक्यूरेटली मशीन किया जाता है। इनकी दोनों पार्ट्स हैं, यानी बेस है, बेस का टॉप और बॉटम इन दोनों की एक्यूरेटली मशीनिंग है वो की जाती है। तो ये जो बेस है ये मशीन के अन्य जो सभी भाग हैं इन सभी भागों के लिए आधार का काम करता है, यानी मशीन के अन्य जो भाग हैं वो इसी आधार से जुड़े हुए रहते हैं। ये आपका कॉलम है, ये कॉलम इस बेस के साथ ही सिक्योर किया होता है, बेस के साथ ही लगा हुआ रहता है। इसके साथ साथ ये जो बेस है इस बेस में स्क्रू जैक भी लगा हुआ रहता है। बेस है, इसी बेस में स्क्रू जैक है ये भी लगा हुआ है। तो इस स्क्रू जैक के माध्यम से ही हम ये जो नी है इस नी को ऊपर और नीचे चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया आपका, सभी भागों के लिए आधार का काम करता है। कॉलम है वो भी इसी से जुड़ा होता है, और ये जो स्क्रू जैक है ये भी इस बेस पे लगा होता है ताकि हम इस नी को ऊपर और नीचे चला सकें। इसके साथ साथ इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है कि कर्तन के दौरान जो भी कूलांट हम सप्लाई करते हैं उस कूलांट के लिए ये संग्राहक का काम भी करता है, यानी कूलांट है उस कूलांट के लिए रेजर्वोयर का काम भी करता है। तो ये आपका बेस हो गया। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, कॉलम। ये आपका कॉलम है, ये वर्टिकल भाग होता है, तो ये कॉलम है। तो बेस है, उस बेस के बाद में कॉलम है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण या प्रमुख भाग है वो है मिलिंग मशीन का। इसको हम बहुत ही सावधानी के साथ है बनाया जाता है इसको।
ये जो कॉलम है, इस कॉलम में वेरियस पार्ट्स जैसे कि नी है, ये पैरेलल वेज है और आर्म है, ये जुड़े हुए रहते हैं। साथ ही साथ इसमें विभिन्न प्रकार के कंट्रोल है वो भी लगे हुए होते हैं। तो बेस है, उस बेस के बाद में कॉलम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। इससे वेरियस पार्ट्स और कंट्रोल है वो जुड़े हुए रहते हैं। ये कॉलम है, इस कॉलम का फ्रंट, अगर हम इधर खड़े हुए हैं तो ये फ्रंट हो गया। तो फ्रंट है, इस फ्रंट में पैरेलल वेज बने हुए हैं। देखिए एक वेज तो ये है, इसी प्रकार एक वेज ये यहाँ होता है। तो दो पैरेलल वेज है वो बने हुए हैं, वर्टिकल पैरेलल वेज। इन वर्टिकल पैरेलल वेज में ये नी है, ये अप और डाउन स्लाइड करता है। तो यानी ये जो आपका कॉलम है, इस कॉलम के फ्रंट में वर्टिकल पैरेलल वेज बने हुए हैं। इन वर्टिकल पैरेलल वेज में ही आपका नी है, ये अप और डाउन गति करता है। तो फ्रंट में तो हो गया आपकी पैरेलल वेज, और इसका बैक है, उस बैक में मोटर लगी हुई रहती है। बैक में मोटर लगी हुई रहती है जो कि मेन ड्राइव को चलाती है, यानी ये जो आर्बर है इस आर्बर को चलाती है। मशीन है या मोटर है, उस मोटर को असेस करने के लिए पीछे एक कवर भी लगा होता है, जिस कवर को हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे तब खोल और बंद कर सकते हैं। अब ये कॉलम है, इस कॉलम के टॉप पर, ये कॉलम का टॉप है, इस टॉप पर डोवेटेल वेज बने हुए थे। इन डोवेटेल वेज में ये देखिए डोवेटेल वेज है, तो इन डोवेटेल वेज में आपकी ओवर आर्म है ये गति करती है। तो बेस है, इस बेस के बाद में कॉलम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो गया। इससे अन्य पार्ट्स जैसे कि आपका नी हो गया, ओवर आर्म हो गई, पैरेलल वर्टिकल वेज हो गए, ये सारे इसी के ऊपर बने हुए रहते हैं। तो दूसरा आइटम हो गया आपका कॉलम। पहला हो गया बेस, दूसरा हो गया कॉलम। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नी। नी है, ये एक मजबूत कास्टिंग है, रिजिड कास्टिंग है, जो कि कॉलम में जो फ्रंट वेज बने हुए हैं, कॉलम में जो फ्रंट वर्टिकल वेज बने हुए हैं, इन वर्टिकल वेज में ऊपर और नीचे गति करती है। ठीक है, तो नी ऊपर और नीचे गति करता है। तो टेबल भी इसी पे लगी हुई होती है, इसलिए टेबल है, वो टेबल भी ऊपर और नीचे गति करती है। तो आपका नी है, इस नी को एडजस्ट करके टेबल है, इस टेबल की हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कार्यखंड है, उस कार्यखंड को कटर के सापेक्ष सही स्थिति में लाने के लिए इस नी को हम ऊपर और नीचे करते हैं। ये जो एडजस्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस स्क्रू जैक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो स्क्रू जैक लगा हुआ है, स्क्रू जैक को हम या तो हाथ से चलाते हैं या पावर से चलाते हैं। अधिकतर केस में ये पावर से चलाया जाता है। तो जब स्क्रू के जैक को हम चलाएंगे तो नी है वो ऊपर और नीचे गति करेगा। नी के ऊपर टेबल लगी हुई है और टेबल में कार्यखंड बना हुआ है। तो कार्यखंड है, उस कार्यखंड को कटर के सापेक्ष सही स्थिति में लाने के लिए हम इस नी को ऊपर और नीचे चलाएंगे स्क्रू जैक की सहायता से। अब ये आपका नी है, इस नी के टॉप पे, ये नी है, इस नी के टॉप पे ये हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें वर्टिकल वेज बने हुए थे, कॉलम है, इस कॉलम में वर्टिकल वेज बने हुए थे, इसी प्रकार नी है, इस नी के टॉप पे, नी के टॉप पे हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं। इन हॉरिजॉन्टल वेज में आपकी सैडल है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है। किधर? ये जो कॉलम है, इस कॉलम की ओर या कॉलम से दूर, अर्थात इस नी के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं, इन हॉरिजॉन्टल वेज में ये सैडल है कि क्रॉस वाइज मोशन करती है। अर्थात कार्यखंड है या टेबल है, टेबल को क्रॉस वाइज चलाने के लिए इस सैडल को हम इस नी के टॉप पे जो हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं, इन हॉरिजॉन्टल वेज में चलाते हैं। मशीन है, उस मशीन की एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए ये नी है, ये नी पर्याप्त रिजिड होना चाहिए
और एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि ये इसके वेज है इस वेज में आसानी से चल सके। अर्थात मशीन के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए नी की रिजिडिटी और इसकी एक्यूरेसी ये है एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो निभाती है। ठीक है, अगर वेज आपके दोनों वर्टिकल और पैरेलल होंगे तो ही नी है वो आसानी से ऊपर नीचे चलेगा, नहीं तो नी बीच में फंस जाएगा। इसलिए वेज है, इन वेज की एक्यूरेसी और इस नी की रिजिडिटी ये मशीन के एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। ये नी है, इस नी के आगे कभी कभी 2 बोल्ट भी लगे हुए रहते हैं, तो ये आर्बर है, इस आर्बर को एक्स्ट्रा रिजिडिटी देने के लिए कभी कभी इसमें ब्रेस लगाई जाती है, तो उसके लिए इसमें फ्रंट में 2 बोल्ट है वो भी लगे हुए रहते हैं। तो यह हो गया आपका नी। अब इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेडल। सेडल है यह आपका नी और टेबल इन दोनों के बीच का मध्य भाग है। ठीक है, यानी सेडल जो है, ये सेडल आपका टेबल, ये टेबल है और ये नी है। टेबल और नी का इंटरमीडिएट पार्ट है। ठीक है, और क्या काम है सेडल का? सेडल का काम है टेबल को सपोर्ट प्रदान करना और टेबल को क्रॉस वाइज मोशन देना। टेबल को सपोर्ट प्रदान करना और टेबल है, इस टेबल को क्रॉस वाइज मोशन देना। ठीक है, तो इस सेडल को कैसे क्रॉस वाइज कैसे एडजस्ट करेंगे हम? क्रॉस वाइज सेडल है, सेडल को क्रॉस वाइज एडजस्ट करने के लिए ये आपका नी है, इस नी के टॉप पे क्या बने हुए हैं? हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल वेज में चला के इस सेडल को हम क्रॉस वाइज मोशन दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सेडल है, इस सेडल के टॉप पे फिर हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं। सेडल है, इस सेडल के टॉप पे हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल वेज में आपकी टेबल, ये वर्क टेबल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन करती है। ठीक है, तो ये आपका सेडल है, इस सेडल के टॉप पे हॉरिजॉन्टल वेज बने हुए हैं। इन हॉरिजॉन्टल वेज में आपकी टेबल है, ये लॉन्गिट्यूडनल मोशन करती है। तो ये आपका सेडल हो गया नी और टेबल का इंटरमीडिएट पार्ट। अब हम चलते हैं अगले कार्यखंड, अगले भाग पे। अगला भाग है टेबल, वर्क टेबल। वर्क टेबल आपकी सेडल होती है, इस सेडल के ऊपर लगी हुई रहती है और ये कार्यखंड है, इस कार्यखंड को सारने का काम करती है। कार्यखंड है, इस कार्यखंड को पकड़ने का काम करती है। कार्यखंड है, इस कार्यखंड को हम डायरेक्टली इस मशीन की टेबल पे भी लगा सकते हैं, या मशीन की टेबल में पहले फिक्सर लगाते हैं, या तो मशीन वाइज लगाते हैं या फिक्सर लगाते हैं, और उसके बाद में कार्यखंड है, उस कार्यखंड को उसमें बांधते हैं। तो ये टेबल है, इस टेबल में टी स्लॉट बने हुए रहते हैं। ये देखिए टी स्लॉट बने हुए हैं, ये टी स्लॉट साइड से देखने पे टी स्लॉट नज़र आते हैं। तो टेबल है, इस टेबल की पूरी लंबाई में टी स्लॉट है वो कटे हुए रहते हैं। तो ये टी स्लॉट है, इन टी स्लॉट में हम नट, बोल्ट, क्लैंप आदि लगाकर इसमें वाइस को या फिक्सर को हम सिक्योरली बांध सकते हैं। तो एक तो इसका काम हो गया टेबल का कि कार्यखंड को सीधा ही नट, बोल्ट, क्लैंप आदि लगा के पकड़ना, या पहले इसमें मशीन वाइज या फिक्सर बांधना और फिर उसके ऊपर कार्यखंड है, उस कार्यखंड को बांधना। इस हेतु ये इसमें टी स्लॉट बने हुए हैं। तो टी स्लॉट है, टी स्लॉट में नट, बोल्ट, क्लैंप है आदि लगाए जाते हैं। साथ ही साथ टी स्लॉट है, इसका एक और काम है कि जब हमें इसमें फ्लूइड प्रवाहित करते हैं, कूलांट प्रवाहित करते हैं, तो वो कूलांट है, वो कूलांट इन्हीं टी स्लॉट के माध्यम से होता हुआ वापस नीचे बेस में बना हुआ जो रिजर्वायर है उसमें चला जाता है। तो टी स्लॉट है, इस टी स्लॉट में आपका जो फ्लूइड है, कटिंग फ्लूइड, वो कार्यखंड को ठंडा करने के बाद में इन्हीं से होता हुआ वापस रिजर्वायर में चला जाता है।
अब ये टेबल है वर्क टेबल, इस वर्क टेबल को लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के लिए ये जो आपकी टेबल का साइड है, इस साइड में एक हैंडल लगा हुआ होता है, ठीक है। उस हैंडल को चला के हम इस टेबल को लॉन्गिट्यूडनल मोशन दे सकते हैं। हैंडल ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, यानी दोनों साइड में भी हो सकता है, या डिटेचेबल होता है। तो जब टेबल को हमें लेफ्ट हैंड साइड में चलाना हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में काम में लेना हो, तो इसको हैंड व्हील को यहाँ लगा लेते हैं, और राइट हैंड साइड में काम में लेना हो तो डिटेचेबल प्रकार का होता है, तो उसको यहाँ लगा सकते हैं। तो हम एक ही व्हील काम में ले सकते हैं या दो डिफरेंट व्हील है वो काम में ले सकते हैं। अब देखिए कार्यखंड है या टेबल है, इस टेबल की कितनी गतियाँ हो गई। पहली गति तो कौन सी हो गई, पहली गति तो होगी लॉन्गिट्यूडनल मोशन। लॉन्गिट्यूडनल मोशन कैसे देंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल मोशन देने के लिए ये टेबल है, इस टेबल को सैडल के ऊपर जो वेज बने हुए हैं, इस वेज में लॉन्गिट्यूडनल चलाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मोशन है वो मिल जाएगी। क्रॉस वाइज मोशन कैसे देंगे, क्रॉस वाइज मोशन देने के लिए ये जो सैडल है, इस सैडल को हम ये जो कॉलम है, इस कॉलम की ओर या कॉलम से दूर चलाएंगे, तो इससे कार्यखंड है या टेबल है, उस टेबल को क्रॉस वाइज मोशन मिलेगी। तो दो मोशन होंगे, एक होगी लॉन्गिट्यूडनल मोशन टेबल को चला के, दूसरी मोशन होगी क्रॉस मोशन, वो हो गई सैडल को चला के, और तीसरी मोशन है अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन मोशन किसको होगी, नी को चला के। नी है, ये नी के नीचे आपका स्क्रू जैक लगा है, तो स्क्रू जैक को जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये नी है, ये नी भी आपका ऊपर और नीचे होगा। तो इस प्रकार टेबल है, उस टेबल को हम तीन प्रकार की मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस और अप एंड डाउन, तीन प्रकार की मूवमेंट है वो दे सकते हैं। ये तीनों मूवमेंट है ये हम हाथ से भी दे सकते हैं और पावर से भी दे सकते हैं, दोनों प्रकार से दे सकते हैं। पावर फीड जब दे रहे होते हैं तो हम दोनों साइड में एडजस्टेबल स्टॉप्स लगाते हैं, जिसके कारण जब इच्छित गति अपन को प्राप्त हो जाती है तो वो ट्रिप आउट हो जाते हैं, जिसके कारण मशीन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो पावर फीड जब दे रहे होते हैं तो एडजस्टेबल स्टॉप है वो हम लगाते हैं। इसके साथ ही साथ जब हम इस टेबल को फास्ट चलाना हो तो रैपिड रिवर्स है वो भी इसमें तीनों डायरेक्शन में रैपिड रिवर्स है वो भी लगाई जाती है, ताकि इस टेबल को हम जल्दी चला के समय की बचत कर सकें। तो ये जो मशीन है ये प्लेन कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन है। अगर ये सैडल है, इस सैडल के ऊपर सर्कुलर वेज भी हम लगा दें तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हम किसी एंगल पे भी सेट कर सकते हैं, तो फिर ये आपकी प्लेन कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन नहीं रह के यूनिवर्सल कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन हो जाएगी। तो उसमें एक एडिशनल मूवमेंट है वो और आ जाएगा। अब हम लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट है ओवर आर्म। ये ओवर आर्म, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कॉलम होता है, इस कॉलम के टॉप पे डोवेटेल वेज बने होते हैं, डोवेटेल वेज बने होते हैं। इन डोवेटेल वेज में ओवर आर्म है ये लगी हुई रहती है। डोवेटेल वेज है, इन डोवेटेल वेज में ओवर आर्म है वो लगी हुई है, ठीक है। ये आपकी ओवर आर्म है। तो क्या काम है ओवर आर्म का, ओवर आर्म का काम ये है कि ओवर आर्म के फ्रंट पे ये योक लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं योक, YOKE योक। तो ये ओवर आर्म है, इस ओवर आर्म के फ्रंट पे ये योक लगा हुआ होता है। इस योक में हम आर्बर है उस आर्बर को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आर्बर है, आर्बर को लगाते हैं। तो ओवर आर्म है, ये ओवर आर्म ये कॉलम के ऊपर जो कॉलम के टॉप पे जो डोवेटेल वेज बने हुए हैं, इन डोवेटेल वेज में इस ओवर आर्म को हम आगे और पीछे चला सकते हैं। तो ये आपका आर्बर है, इस आर्बर की लंबाई के अनुसार, आर्बर की लंबाई के अनुसार हम इस ओवर आर्म को आगे और पीछे चला सकते हैं। तो आगे और पीछे चलाएंगे तो आपका योक है ये भी आगे पीछे हो जाएगा, और लंबे या छोटे आर्बर को ये इसमें अकोमोडेट कर लेगा। तो ये आपका ओवर आर्म हो गया। तो इस प्रकार से ये आपकी कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन है। इसके
मुख्य भागों का वर्णन है वो ये आपका 2D व्यू है। इसमें दिख रहा है आपका ये बेस है, ये कॉलम है, ये नी है, ये सेडल है, सेडल के ऊपर टेबल लगी हुई है, ये आपकी ओवर आर्म है और ओवर आर्म है इसमें ये आपका आर्बर है वो लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका एलिवेटिंग स्क्रू है। तो नी है वो किसके ऊपर लगा हुआ है, एलिवेटिंग स्क्रू पे। तो इस प्रकार ये तो आपका 2D व्यू है और ये आपका 3D व्यू है। 3D व्यू से थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है हमें कि किस भाग का मोशन कैसे होगा। ठीक है, तो नी है, ये नी स्क्रू की सहायता, स्क्रू जैक की सहायता से ऊपर नीचे। सेडल है, इसको क्रॉसवाइज मोशन देके क्रॉसवाइज, और टेबल है, इस टेबल को लॉन्गिट्यूडनल मोशन देके अनुदैर्ध्य गति देके लॉन्गिट्यूडनली चलाते हैं। धन्यवाद।